रात के 9 बजे का समय था और एक जवान लड़की सुनसान रास्ते में आगे गांव से आगे निकलने लगती है। एक गांव में से आ रही थी वह। तभी जैसे गांव से बाहर निकलती है तो उसके पीछे एक कार आकर रुकती है और कार में जो आदमी बैठा हुआ था वो उसका जानकार था, उसकी सहेली का भाई था। वह कहता है कि आ जाओ नंदनी, बैठो मेरी कार में, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूं। नंदनी उसकी कार में बैठ जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वह भाई जो था सहेली का, उस कार को सुनसान जगह में मोड़ देता है। नंदनी कहती है कि यहाँ पर कहाँ पर ले जा रहे हो, लेकिन इतने में गाड़ी को रोक करके और पिछले वाली सीट पर वह लड़का पहुंच जाता है और नंदनी के माथे पर चाकू रख देता है और कहता है कि कपड़े उतारो। अब तो चाकू की नोक पर नंदनी के सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर वह अपनी वासना को नंदनी के साथ 1 घंटे तक उस कार के अंदर पूरा करता है। जब वह पूरी तरह से तृप्त हो जाता है तो नंदनी को फिर यहाँ पर जो वह कहता है और जो उसके साथ जीवन में घटित होता है, आगे चलकर पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आखिर क्या हुआ था, क्यों वह नंदनी उसकी कार में बैठी और उसके बाद इस कहानी के अंदर एक हत्या होती है और किसकी हत्या हुई थी, पूरी कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना तेलंगाना के एक गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर नंदनी नाम की एक लड़की, जो कि 12वीं क्लास उसने अभी पास की है। 12वीं क्लास के बाद अब वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसका जो पिता होता है शंकर, वह नारियल का पानी बेचा करता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढूंगा और पैसे वगैरह इकट्ठे करके तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन लड़की ये कहना चाहती थी कि बाबा, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आप मेरी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवा दीजिए। अब जो बाबा होता है बेटी की जिद के आगे झुक जाता है और उसका एडमिशन गांव से 15 किलोमीटर दूर शहर में कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करवा देता है और उसके बाद बेटी कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में जाते जाते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है पूजा। पूजा से उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों ये गहरी दोस्त बन जाती हैं और दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि जो पूजा होती है वह नंदनी को अपने घर पर भी बुला लिया करती। एक दिन की बात होती है, पूजा अपनी सहेली नंदनी से कहती है कि चलो मेरे घर चलो, मेरा घर नज़दीक है कॉलेज के ही। तो नंदनी जो होती है पूजा के घर चली जाती है। वहां पर पूजा का भाई चमन, जो कि नंदनी से 1 साल छोटा था लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर था, उसको जब देखती है नंदनी तो यही कहती है, ठीक है सहेली का भाई है तो मेरा भी भाई है। लेकिन जो चमन होता है वह इस बात को ऐसे इस तरीके से नहीं सोचता, मेरी बहन की सहेली है तो मेरी भी बहन है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मामला कुछ और हो जाता है। जो चमन होता है वह अपनी बहन की सहेली नंदनी को देख करके उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को निहारने लगता है और मन ही मन पता नहीं उसके अंदर क्या क्या ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। अब तो उस दिन तो वह कुछ नहीं कहता है। नंदनी अपनी पूजा सहेली के घर हो करके वह अपने घर चली जाती है। 7 दिन के बाद उसकी सहेली पूजा का जन्मदिन था और नंदनी को पूजा कॉलेज के अंदर ही इनवाइट कर देती है कि तुम्हें मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना पड़ेगा। तो अब जो नंदनी होती है अपने बाबा से कहती है, बाबा मैं अपनी सहेली के साथ जो जन्मदिन पार्टी है उसमें जा रही हूँ, क्या जाऊँ वहाँ पर? पिता कहता, बेटी दूर का मामला है, कम से कम 7 किलोमीटर दूर है उसका गांव और रास्ता भी कच्चा है। वैसे सीधा रास्ता था, एक ही रास्ता था, सीधा वहीं जाकर लगता था, पर रात हो गई तो और तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। लेकिन नंदनी कहती है कि नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सहेली है, बहुत अच्छी है, मैं उसके वहाँ पर चली जाती हूँ। और उसके बाद बाबा ऐसे उसको आज्ञा दे देता है। तो फिर यहाँ पर नंदनी पहुँच जाती है अपनी सहेली पूजा के जन्मदिन की पार्टी के लिए उसी के घर। वहाँ पर खीर पूड़ी पकवान सब चीज़ें बनाई जाती हैं, केक मंगाया जाता है और शाम के समय केक काटा जाता है। वहीं पर पूजा का भाई भी ये सारा काम करवा रहा था साथ में चमन। और वह आज नंदनी को जब देख रहा था तो नंदनी सज धज कर आई थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका मन उसके ऊपर आ चुका था जो चमन था, लेकिन अभी वह बोल नहीं पा रहा था। और उसके बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो अब नंदनी कहती है कि मैं चलती हूँ, लेकिन पूजा कहती है कि अब इतनी रात में कहाँ जाओगी और मैं यहीं पर तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ, सुबह चली जाना। लेकिन नंदनी कहती है
नहीं नहीं, गांव से थोड़ी दूर तो बाहर निकलना है, फिर तो वहाँ से कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगा, जाते रहते हैं उधर। तो उसके बाद दोस्तों जो नंदिनी होती है वह गांव की तरफ निकलने लगती है और गांव से बाहर जैसे निकल रही होती है, तभी इतने में ही जो लड़का होता है चमन, वह कहता है अपनी बहन पूजा से कि मैं नंदिनी को छोड़ाऊँ उसके गांव। तो अब जो पूजा होती है, अरे हाँ, कहती है हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, तू छोड़ के आ जाता, गाड़ी तो है हमारे पास। अब उसके बाद जो चमन होता है वह कहता है ठीक है मैं उसको छोड़ आता हूँ, और गाड़ी को लेकर के वह नंदिनी के पास पहुँच जाता है जो कि अपने गाँव की तरफ जा रही थी, और उसके पीछे गाड़ी रोक करके कहता है नंदिनी आप आ जाइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको गाँव छोड़कर आ जाता हूँ। अब तो जो चमन था नंदिनी की सहेली का भाई था, वह उसको भाई समझती थी, और उसके बाद वह उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब गाड़ी नंदिनी के गांव की तरफ चलने लगती है। लेकिन रास्ते में कुछ सुनसान जगह पर जाकर के उस गाड़ी को सुनसान जगह की तरफ मोड़ दिया जाता है, और वहां जैसे ही वह पहुंचती है गाड़ी, नंदिनी कहती भी है कि चमन गाड़ी को इधर क्यों मोड़ रहे हो। इतने में चमन गाड़ी से उतरता है और पिछली सीट पर जाकर चाकू नंदिनी के सर पर लगा देता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तुम्हारे साथ करना है आज। अब नंदिनी इस बात को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वह कहता है कि मेरे हाथ में चाकू है और तुम अब कपड़े उतारो बस। और नंदिनी का एक एक कपड़ा वह उतरवा देता है और उसके बाद अपने भी कपड़े उतारता है, और यहाँ पर वासना का खेल उस गाड़ी के अंदर 1 घंटे तक लगातार चलता है। 1 घंटे तक वासना का खेल चलने के बाद जो लड़का होता है चमन, वह नंदिनी को धमकी देता है कि इस बात के बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया या फिर मेरी बहन को भी बताया तो मैं जान से मार दूंगा, तो मैं तेरे बाबा को मार दूंगा, मैं जान से, मैं बहुत खतरनाक हूँ। इस तरह की धमकी वह नंदिनी को देता है, तो नंदिनी चुप हो जाती है, और उसके बाद चमन उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके उसके गांव, उसके घर पर छोड़ करके वापस आ जाता है। अब तो दोस्तों यह बात नंदिनी ने किसी से नहीं कही थी, ना ही अपनी सहेली से, ना ही अपने बाबा से। इसी तरह से अब 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने गुजरने के बाद नंदिनी अपने आंगन में बैठी हुई मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी अपने बाबा के लिए। बाबा वहीं पर चारपाई पर बैठा हुआ रोटियां खा रहा था। तभी नंदिनी को उल्टियां लगने लगती हैं, तो वह दूर जाकर के उल्टी करने लगती है। उसका बाबा पीछे पीछे जाता है, क्योंकि बाबा की तो इकलौती औलाद वही थी, ना पत्नी थी, सिर्फ बाप बेटी वहाँ पर रहा करते थे। तो बाबा के लिए तो नंदिनी बहुत बड़ा एक तरह से अमूल्य धन थी। बेटी माँ बाप का धन ही होता है। और उसके बाद बाबा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो नंदिनी को, और जो बाबा होता है वो ऑटो रिक्शा नहीं होता है, जो बिजली वाला होता है, उसको चलाया करता था बेचारा शहर में जा कर के। अब नंदिनी को वह अपने ऑटो रिक्शा में बिठाता है और उसको ले जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टरनी उसको चेक करने के लिए अंदर ले जाती है, और जब चेकअप होते हैं तो डॉक्टरनी बाहर निकलती है और उसके बाबा से कहती है कि तुम्हारी बेटी 3-4 महीने की गर्भवती है। अब तो यह बात जैसे बाबा सुनता है, अपने मन में सोचता है कि बेटी ने वही कारनामा कर दिया जो मैं नहीं चाहता था। मैं गरीब आदमी था और कैसे कैसे इज्जत बनाकर अपनी इस गांव के अंदर रह रहा था, लेकिन अब तो मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी, कोई मुझे बोलने भी नहीं देगा। उसके बाद नंदिनी को अपने घर ले जाता है और वहाँ जा कर के पहले तो उसके ऊपर गुस्सा होता है, उसमें 2 रैपटे भी लगा देता है, लेकिन बाद में प्यार से अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी देख, जो गलती हुई सो हुई, लेकिन उसका नाम बता दे, वो कौन है जिसने तेरे साथ यह किया है। नंदिनी रोने लगती है और फिर अगले ही क्षण नाम बता देती है कि बाबा आपको याद है, मैं जन्मदिन की पार्टी में अपनी सहेली के गांव गई थी, उधर से मुझे सहेली का भाई छोड़ने आया था, तो उसने रास्ते में चाकू की नोक पर मेरे साथ गंदा कुकृत्य किया था और धमकी दी थी किसी को ना बताने की। यह उसी का परिणाम है बाबा। अब तो दोस्तों यह बात सुनने के बाद नंदिनी के बाबा से रुका नहीं जाता है, और जिससे नारियल का रस निकाला करता है उस रिक्शे में रख करके, क्योंकि उसका काम यही था कि भाई सुबह शाम रिक्शे में रख करके जब नारियल का पानी उसका बिछ जाया करता तो उसके बाद उसी रिक्शे से वह सवारी वगैरह ढो लिया करता। इस तरह से उसने रिक्शा ले रखा था। तो अब उस नारियल काटने वाले, खोपड़ा काटने वाले उस जो चाकू होता है, बड़ी दतिया सी होती है, और उसको लेकर के वह उस रिक्शे में बैठ करके रिक्शे को चलाता हुआ उस गांव के अंदर पहुंच जाता है। रात के 9 बजे का समय था, और जा कर के देखता है कि जो चमन होता है वह खाट पर बैठा हुआ खाना खा रहा था, और यह पिता जा कर के उसके ऊपर धारदार हथियार से वार करने लगता है। चमन के माँ बाप रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे उसके सर पर
खून सवार था। थोड़ी देर के अंदर अंदर वह उस लड़के की हत्या कर देता है, चमन की, और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और सारा वाक्य बताता है कि मेरी बेटी के साथ इसने ऐसा किया था, आज वो गर्भवती है। तो इस बात को सुनने के बाद जब लोगों को पता चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाप ने बहुत अच्छा किया, बेटी के साथ दरिंदगी की थी उसने अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अच्छा नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है, बाप ने जो उसकी हत्या तो कर दी, ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा भाई सही किया, बदला ले लिया, लेकिन अब जो पिता की बेटी है वो बिल्कुल अकेली रह गई। और आपको पता है अकेली बेटी जब घर में रह जाती है तो न जाने कैसे कैसे लोग उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं। जो एक बार कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, भाई पैसा, लड़की और मिठाई अगर इनको अकेले छोड़ोगे तो कोई ना कोई चट कर जाएगा। तो बेटी के ऊपर तो खतरा अभी भी मंडरा रहा है और ऊपर से जो पेट में बच्चा है वो भी पैदा होएगा ही, क्योंकि अब उसकी 3-4 महीने का हो चुका है, तो शायद हो सकता है कोई अबॉर्शन ना करे। पिता होता तो शायद किसी को समझा बुझा कर ये कहानी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बन सकती थी कि वह पिता उसी लड़के के पास जाता और उसी लड़की से अपनी बेटी की शादी करता और उसी के बच्चे को उसी के माथे मलता, पंचायत करके या जैसे भी तैसे भी, या डॉक्टरी करवा करके या डीएनए करवा करके, तो भी शायद हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी डर था, उसकी बेटी को क्या पता वो लड़का मार देता आगे चल के। तो दोनों जगह ही डर था। एक पिता ने जो हड़बड़ी में किया, वो उसने अपनी ज़िंदगी के लिए कांटे बोलिए। वैसे तो चलो उसने समाज के हिसाब से, समाज वाले कहते हैं भाई ठीक किया, अब सही किया या गलत किया वो तो पिता जाने। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, गर्म जोशी में एक तो दिमाग से काम लेना चाहिए, और एक बात ये है कि अगर बहन बेटियां अगर अकेली ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि बहन बेटियों के ऊपर सबकी निगाह डटती है। एक लड़का है, लड़के को कहीं भेज दो रात में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की को कहीं आप भेजोगे या कहीं जाएगी अकेली, जैसे जाती हुई किसी को नज़र आएगी ना, कोई लड़का हो या 2-4 लड़के बात कर रहे हो आपस में खड़े हुए, तो अकेली लड़की को जाते देखेंगे तो वो भाई अपना जो उनका पैंतरा वो ज़रूर आजमाने की कोशिश करेंगे, और फिर इसी चक्कर में गड़बड़ियाँ होती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। लोग कहते हैं भाई लड़का लड़की बराबर होते हैं, ठीक है बराबर हैं, पढ़ाई लिखाई में बराबर हैं और चीज़ों में बराबर हैं, लेकिन असलियत में देखा जाए ना, जो सृष्टि है उसके हिसाब से बिल्कुल बराबर नहीं है भैया। लड़की अलग है, लड़का अलग है। बराबर सिर्फ ये कि भाई यहाँ नौकरी कर लेगी और पढ़ाई लिखाई बराबर कर लेगी, घर का काम भी करती है, बाहर का भी कर लेती है, लेकिन असलियत में देखा जाए ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बराबर कहाँ है। लड़का कहीं भी घूमेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, लड़की थोड़ा भी घूमेगी तो लोग जो ऐसे हैं वो उनके ऊपर ज़रूर डोरा डालेंगे और ज़रूर उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बराबरी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी है। जब लोग कहते हैं कि भाई लड़की को अकेला नहीं जाना चाहिए कहीं पर, वहाँ पर अपने साथ अपने भाई को ले जाएं, तो कुछ महिलाओं को बुरा लगता है कि भाई हमारी आज़ादी पर लगाम लगाई जा रही है, जबकि ये लगाम नहीं होती है, ये सुरक्षा। इस चीज़ को सुरक्षा कहते हैं, लगाम नहीं कहते। इस चीज़ को समझने की गलती होती है बस आप लोगों की। दोस्तों वीडियो में आपको ये चीज़ें कैसी लगी इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। ये जो घटनाएं मैं लेकर आता हूँ इनसे सबक ज़रूर लिया करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इस घटना में हुआ है, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से सबक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। यशवंत सिंह चौहान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। यशवंत सिंह चौहान भी तालाब पिपल्या डिस्ट्रिक्ट मंदसौर मध्य प्रदेश से। कुमार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अमित पटेल सुदेश भाई आपसे पूछना था कि 1 किला में, अमित पटेल भाई मैं कई बार कह चुका हूँ, 1 किला में हमारे यहाँ पर 4 बीघा ज़मीन आती है और दूसरी जगह का मुझे पता नहीं है। उसके बाद राम गोसाई कमेंट करते हैं, हवा तब से ज़्यादा हुई है जब से इंटरनेट, बिल्कुल जी। सूरज डियो कमेंट करते हैं, फिजी से पंकज कुमार कमेंट करते हैं, इनके दोस्त का जन्मदिन है 1 जनवरी को, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप खुश रहें, खुशहाल रहें। मनोज श्रीवास्तव जी हैं और जो कि रहने वाले गोपालगंज बिहार के हैं, 28 और वार्ड नंबर 23, और जिनका 1 जनवरी को जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की ढेर सारी, और आप अच्छे से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अनिल शर्मा जिनकी आईडी है और नाम है रतनलाल सूर्यवंशी, मंदसौर जिला से, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और जी सुजीत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, जगदीश वांगखेड़े कमेंट करते हैं, और उसके बाद सराफत अली, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश से हैं, सिद्धार्थ नगर जिले से। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, दूधाराम चौधरी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं,
और जी उसके बाद हमारे साथ राशिद खान कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, रविंदर सिंह कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं मैं बिहार का रहने वाला हूं, मोतिहारी जिला से, बारह से। मनु श्रीवास्तव दोबारा से कमेंट करते हैं, रविंदर सिंह कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर दोबारा से कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी, मोनू जैन, संजीव कुमार नेपाल से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, सूरज डीओ जो कि फिजी से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।